हेलो स्टूडेंट्स, सादर प्रणाम। साकेत सर हियर। 9th क्लास का कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर आज आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही यूनिक मेथड से इस बार हम ये पढ़ाने वाले हैं। आप देखिएगा आपको कितनी जल्दी समझ आएगा, बहुत कम में। सबसे पहले हम कौन सा केस पढ़ेंगे? केस ऑफ साउथ अफ्रीका। आप पिक्चर्स के रूप में बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। यहाँ पर पहले कौन से लोग रहते थे? दे वर नोन एज द ब्लैक पीपल। फिर इन पर रूल करने कौन आ गए थे? दे आर नोन एज द वाइट पीपल, यानी काले लोग रहते थे, गोरे लोग आए। अपने साथ गुलाम बनाकर किसको लाया गया? दे वर द इंडियंस, या इन्हें कलर्ड लोग भी बोलते हैं। अब जो गोरे लोग हैं उनमें थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शुरू से ही रहा है। जो गोरे लोग थे उन्होंने किसके साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया? काले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट किया, और इसको क्या बोलते हैं? एपार्थाइड बोल देते हैं। Means the apartheid is the racial discrimination that is done on the basis of the skin color। बात यहीं पर भी नहीं रुकी। उन्होंने उनके लिए ट्रेन्स अलग कर दी, उनकी बसेस अलग कर दी, उनके स्कूल्स अलग कर दिए, इवन उनके चर्च तक अलग कर दिए। और इसको क्या नाम दिया गया? दिस पॉलिसी इज नोन एज द सेग्रीगेशन, मीन्स द सेपरेशन ऑफ द ब्लैक एंड द वाइट। उनके लिए ट्रेन अलग थी, बसेस अलग थी, सब कुछ अलग कर दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया? दिस थिंग इज नोन एज द सेग्रीगेशन। आगे बढ़ते हैं, तो इसको क्या नाम दिया गया? सेग्रीगेशन। अब जो हमारे ब्लैक पीपल थे वो भी तो संघर्ष करेंगे। उन्होंने एक पार्टी बनाई, एंड द नेम ऑफ दैट पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये उसका सिंबल है। वर्कर यूनियंस ने इस पार्टी का साथ दिया, कम्युनिस्ट पार्टीज ने इसको सपोर्ट किया, इवन कुछ गोरे लोगों ने भी, जिनको हम सेंसिटिव वाइट बोलते हैं, इनको सपोर्ट किया। एक हमारे हीरो निकल कर है, उनका नाम था नेल्सन मंडेला। उनको 28 साल के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में डाल दिया गया। द नेम ऑफ दैट प्रिजन इज रॉबिन आइलैंड। इन पे कौन सा चार्ज लगाया गया? ट्रेजन का चार्ज लगाया गया। इट मीन्स द बिट्रेयल ऑफ कंट्रीज ओन गवर्नमेंट। और 28 साल बाद नेल्सन मंडेला बाहर आए, और वहाँ पर क्या स्टार्ट हुए? इलेक्शंस किए गए। और 26 अप्रैल 1994 में इलेक्शंस को किसने जीता? नेल्सन मंडेला ने। और वो क्या बन चुके थे? ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और जो पहला काम उन्होंने कराया वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कराया। लेकिन उससे पहले हमारा एक क्वेश्चन आता है कि जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको रेनबो कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वाई दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द रेनबो कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने बहुत कोशिश की है इस बार। बहुत इनोवेटिव है हमारा ये तरीका कि पॉइंट्स क्लियर हो पिक्चर्स की फॉर्म में। पहली बात, इसको रेनबो क्यों कहा गया? क्योंकि ये कौन से नारे को बढ़ावा देता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उन्होंने सब लोगों को एक साथ किया। दिस सेक्टर इज नोन एज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दूसरी बात, जो राइट्स थी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस थी, वो सभी लोगों को मिला रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। मीन्स कोई किसी भी बैकग्राउंड का हो, सभी को क्या मिली? बराबरी मिली। और इट वॉज डन सो दैट देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड द कास्ट कुड गो ऑन टुगेदर, ताकि सब एक साथ चलें, सबका साथ सबका विकास। तो क्लियर हुआ? एक तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए, एक सभी को राइट्स, फ्रेटर्निटी, जस्टिस मिले रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। कल्चर, लैंग्वेज और कास्ट को साथ में लाया गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और उसकी क्या ज़रूरत है? तो समझिए, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज़ द सुप्रीम लॉ दैट गवर्न्स एनी कंट्री। किसी भी देश को चलाने वाला सबसे बड़ा कानून क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, इट मेक्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। ये आपका रिश्ता सरकार के साथ बनाता है। अब देखिए इसकी ज़रूरत क्या है। हमारे देश में तरह तरह के लोग रहते हैं, उनके बीच में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन कौन बनाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रस्ट, कोऑर्डिनेशन, विश्वास और तालमेल। सरकार कौन बनाएगा? सारे डिसीजंस कौन लेगा? ये भी किसके अकॉर्डिंग चलता है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार को कंट्रोल करने की पावर भी किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी लोगों को राइट्स कौन देता है? दिस इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारी उम्मीदों को पूरा करके एक अच्छा समाज बनाने का काम कौन करता है? दिस इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स ट्रस्ट, कोऑर्डिनेशन बनाए, डिसीजंस कौन लेगा? सरकार को कंट्रोल, आपको अधिकार,
और अच्छे समाज की फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब बन रहा था क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम सबसे खतरनाक लगती है मुझे, देयर वॉज द डिवीजन ऑफ द कंट्री इन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड अबाउट 10 लाख पीपल वर किल्ड। कितने लोग मारे गए, जो उस समय की हिंसा बहुत खतरनाक थी, लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। पहली बार इंडिया से सब्जेक्ट्स में किस में बदल रहे थे, सिटीजन। सब्जेक्ट का मतलब कोई भी चीज़, जैसे ये हमारे हाथ में क्या है, दिस थिंग इज द पॉइंटर। ये एक चीज़ है, हम उठा के फेंक दें, रख दें, कुछ भी करें इसके साथ, ये एक सब्जेक्ट है। लेकिन जिसके पास अधिकार है वो नागरिक है। हम सब्जेक्ट से किस में बदल रहे थे, सिटीजन्स में। इंडिया में इतने करोड़ लोग रहते हैं, सच अ ह्यूज कंट्री ऑल्सो रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर कितनी सारी है हमारे देश में, इसलिए हमें क्या चाहिए, डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन। और जो प्रिंसिपल था, मर्जर किसको करना था, प्रिंसली स्टेट्स कौन से थे। जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, इंडियन प्रोविंस, कुछ इंडियन प्रिंस के स्टेट्स भी थे। अब उसमें तय करना था वो इंडिया में जाए, पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट है। बड़ी मुश्किल से उनको मर्ज किया गया, ये एक बड़ी प्रॉब्लम आई। ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले पार्टीशन ने प्रॉब्लम क्रिएट की। सब्जेक्ट्स हम किस में बदल रहे थे, सिटीजन में। इतने बड़े देश के लिए कितना कॉन्स्टिट्यूशन बना, टफ टास्क है, तरह तरह के लोग रहते हैं, सबसे मुश्किल काम था प्रिंस मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। फिर भी हमारे देश ने अच्छा काम किया और हमें एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन मिला। हम पढ़ते हैं स्टेप्स क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू ने क्या प्रिपेयर कर दिया था, द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक रफ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर दिया, भाई ऐसा होगा कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक कराची सेशन है, उसमें 3 बातों को पर्सनलाइज किया गया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट्स टू माइनॉरिटी एंड राइट्स टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी। ये 3 बात उन्होंने कराची सेशन में डिसाइड करी। लेकिन इंस्पिरेशन कहाँ कहाँ से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आई, रशियन रिवॉल्यूशन से आई, बिल ऑफ राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का है उससे आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। मीन्स हमने तरह तरह से क्या किया, पॉइंट्स निकाल लिए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके इलेक्शंस हुए थे जुलाई 1946 में, मीटिंग हुई दिसंबर 1946 में। फिर टुकड़े हो गए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इंडिया के पास 299 मेंबर्स है और पाकिस्तान के पास 79 मेंबर्स, और हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार कर दिया 26 नवंबर 1949। लागू कब कर दिया गया, 26 जनवरी 1950 को। तो एक बहुत सारे स्टेप्स रहे हैं हमारे इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इतना पुराना है, इसको क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है, भाई इतनी पुरानी चीज़ बना कब, 1950 में। आज तुम इस कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हो, क्यों माना गया, क्योंकि ये किसी एक पर्सन ने नहीं बनाया था। इट वॉज मेड बाय द ब्रॉड कॉन्सेंसस, सबसे पूछा गया, डिस्कशंस हुए, तब जाकर बना। दूसरी बात, आज तक इंडिया में किसी भी ग्रुप ने ये नहीं कहा है कि दे वांटेड टू चेंज द होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी के ऊपर कोई भी आवाज़ नहीं उठाई है। ओनली दे हैव क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन रेज्ड फॉर द सम पॉइंट्स, यानी कुछ चीज़ों के लिए ऑब्जेक्शन क्रिएट किए गए, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा आज तक कि तुम पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो। तीसरी बात, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर धर्म, हर जाति, हर ऑक्यूपेशन के लोगों को रखा गया था। मीन्स हमने कोशिश करी हर तरह के लोग किस में रहे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। आगे बढ़ते हैं। तो एक पॉइंट हमारा उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं जो यहाँ आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ओपन, सिस्टमेटिक और कंसेंसुअल मैनर में बना, या पिछले क्वेश्चन के आंसर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे बना, कुछ प्रिंसिपल डिसाइड हुए, फिर उनके क्या प्रिपेयर किए गए, ड्राफ्ट प्रिपेयर किए गए, और मेन रोल BR अम्बेडकर का, आपको पता ही होगा। फिर हमारे थोरो मीटिंग्स हुई, डिस्कशंस हुए, 114 डेज तक ये चले। एक एक पॉइंट को क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया गया। 2000 से ज़्यादा क्या हुए, अमेंडमेंट्स हुए थे, और हर एक वर्ड को उस समय रिकॉर्ड किया गया। उस समय लिखा जाता था चीज़ों को, और जब ये लिखे गए तो ये 12 मोटी मोटी बुक बनी, इन्हें बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। और अगर किसी को पता लगाना है व्हाट इज़ द बेसिक बिहाइंड एनी पॉइंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन गैदर बाय दिस 12 बल्कि वॉल्यूम्स। तो देखिए पहले किस तरह बना, डिसाइड हुए प्रिंसिपल, फिर कुछ ड्राफ्ट बने रफ में, फिर मीटिंग्स चली, एक एक बात को डिस्कस किया गया, एक एक वर्ड को रिकॉर्ड किया गया,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डिबेट्स बोलेगे, 12 मोटी मोटी किताबें बनी। इसलिए हम बोलते हैं कि इतना पुराना कॉन्स्टिट्यूशन आज भी ये थोड़ा एक्सेप्टेबल सा लगता है। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास प्रियम्बल का क्या आएगा, एक पॉइंट आएगा, प्रियम्बल एंड इट्स इम्पोर्टेंस। प्रियम्बल है क्या अगर आप पूछेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी फिलॉसफी है सब कुछ किसके अंदर है, प्रियम्बल में। उसमें सारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, सारे फंडामेंटल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, सारी वैल्यूज इम्बाइब्ड हैं, कुछ तो इसे हार्ट एंड सोल बोलते हैं, सारे रूल्स और स्टैंडर्ड है जो चेक करते हैं इफ एनी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज गुड और बैड। एक तरीके से सारी फिलॉसफी पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की हमने शॉर्ट में किस में लिख दी है, प्रियम्बल के अंदर डाल दी, कि भाई किसी को अगर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, इसके बेसिक आइडियाज आप कहाँ से पता लगा लो, इस प्रियम्बल से। जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब हम पढ़ेंगे टर्म्स क्या क्या है हमारे प्रियम्बल में। सबसे पहली टर्म है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन हमने खुद बनाया, इट हैज़ नॉट बीन पास्ड अकॉर्डिंग टू हेरिडिटी, मतलब वंशिक तौर से थोड़ी चला रहे हैं, मिल गया भाई कॉन्स्टिट्यूशन, हम सब ने मिलकर बनाया था। दूसरी बात है सॉवरन। सॉवरन कौन है, जो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। नो अदर पावर कैन डिक्टेट अस, हमें ये नहीं कह सकता दूसरा देश आप ऐसे करो। तीसरी बात सोशलिस्ट, ये मानते हैं वेल्थ इज जनरेटेड बाय द सोसाइटी, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, पैसा बराबर सबको मिलना चाहिए, क्योंकि पैसा हमने बनाया है लेकिन अब पैसा हमें बना रहा है। सेकुलर क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। डेमोक्रेटिक क्या है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स शुड बी गिवन टू ऑल, हम सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, वन वोट वन वैल्यू, और गवर्नमेंट भी किसके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सम पर्टिकुलर रूल्स। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज सेलेक्टेड बाय द पीपल, यानी देश की जो भी सबसे बड़ी पोस्ट है दैट शुड बी सेलेक्टेड बाय द पीपल, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक बोल देते हैं। जस्टिस क्या है, वी ऑल आर इक्वल, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन और कास्ट। लिबर्टी क्या है, यू आर फ्री टू थिंक, एक्सप्रेस एंड टू डू एनी एक्शन, आप कुछ भी सोचें, एक्सप्रेस करें, कोई भी एक्शन लें, लेकिन ध्यान रखिए जो इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया है, अगर वो गलत हुआ यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इक्वलिटी क्या है, एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, हम सब बराबर हैं कानून के नज़रों में, दिस इज नोन एज द इक्वालिटी। फ्रेटर्निटी कहती है वी ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली एंड नोबडी शुड बी लुक्ड डाउन एज इंफीरियर, हम सब एक ही परिवार हैं, इंडिया पूरा एक परिवार है, आप किसी को भी इंफीरियर नहीं मान सकते। और लास्टली अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आर नोन एज द अमेंडमेंट, इनकी एक खास ज़रूरत है हमारे देश में। कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत लॉन्ग और डिटेल डॉक्यूमेंट है, पहली बात उसका अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, जैसे बेटा आजकल तो मोबाइल भी हर चीज़ अपडेट रखते हैं लोग, तो इनका भी अपडेटेड रहना ज़रूरी है। समाज की एस्पिरेशंस चेंज होती रहती हैं, समाज भी चेंज होता रहता है, तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू एस्पिरेशंस एंड द चेंजेस ऑफ द सोसाइटी, इन समाज में जो बदलाव चल रहे हैं उसके हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है ये इसका। थर्ड पर आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ना तो सेग्रेड है ना स्टैटिक है ना अनऑल्टरेबल है। सेग्रेड का मतलब होता है पवित्र, ना तो बिल्कुल पवित्र, भाई पवित्र चीज़ बदलता ही नहीं कोई, ना वो स्टैटिक है, रुका हुआ बोला जाता है स्टैटिक। अनऑल्टरेबल जिसे हम बदल नहीं सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक अच्छी बात करी, उन्होंने क्या किया कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा सकता है, और इसके बदलाव करने के तरीके को क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं। अब हम थोड़ी सी टर्म्स हमारी रह गई थी लास्ट में, वो करते हैं। क्लॉज क्या होता है, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का एक डिस्टिंक्ट सेक्शन, उसे बोलते हैं क्लॉज। ड्राफ्ट, अगर आप किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट का रफ वर्जन बना देते हैं, दैट पर्टिकुलर इज नोन एज द ड्राफ्ट। ट्राइस्ट, जिस मीटिंग प्लेस के लिए सब एग्री हो जाते हैं, जैसे मान लो हम कह लेंगे भाई इस जगह मिलेंगे हम पर्टिकुलरली घंटाघर पर, इसके लिए सब तैयार हो, दैट इज ट्राइस्ट। और फिलॉसफी क्या है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं बिहाइंड एनीबडीज एक्शन, जो भी आप एक्शन कर रहे हैं उसके पीछे जो आपकी सोच है, दैट थिंग इज नोन एज द फिलॉसफी। तो देखिए हमने बहुत कम में लगभग सारा ही चैप्टर कवर कर दिया है,
उम्मीद है आपको इस तरीके से समझ भी आया होगा। थोड़ी सी अप्रिसिएशन प्रकट करें और हमें कुछ ना कुछ अच्छा सा कमेंट कर दे। थैंक यू वेरी मच।